Hi, Kamal sir. Thank you. Oh. Please take your Namaste. seat. Thank you, sir. बिना अपना नाम पता बताए अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2020 में बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स से कंप्लीट किया है, जिसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी ज़ूलॉजी 2022 में हंसराज कॉलेज से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया। और ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली मैं आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रही थी। मैंने सीडीएस और एफकेट एग्जाम्स क्लियर किए, एसएसबी से रिकमेंड भी हुई, बट मेडिकल एंड फिटनेस की वजह से आई कुडंट जॉइन। एंड उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बायोलॉजी आईएक्सआर लैब्स के साथ। और 2024 में उसे पार्ट टाइम कंटिन्यू करते हुए मैंने 17वीं बीपीएससी की तैयारी की है। उसी प्रॉब्लम आज आपके सामने है। चूँकि आपका पूरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो जूलॉजी है और फिर ऑप्शनल में चेंज हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसा क्यों? सर ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मुझे ज्योग्राफी में एक इंटरेस्ट जागा, तो उसी इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए मैंने ज्योग्राफी एज अ ऑप्शन लिया। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा ज्योग्राफी पढ़ते हुए रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी समस्याएं समझने में ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा रोल रहता है, तो इसीलिए मैंने तो ये जो जूलॉजी है और ज्योग्राफी कहीं रिलेटेड भी है क्या दोनों एक दूसरे से? सर हाँ, पार्शियली हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है हमारा बायो ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबके एवोल्यूशन में एक बड़ा हाथ होता है ज्योग्राफी का। तो एक सेक्शन होता है एवोल्यूशन के टाइम पर हमें थोड़ी ज्योग्राफी भी समझनी पड़ती है, या फिर अगर हम इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें बात करें तो काफ़ी इंटरकनेक्टेडनेस रहता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कुछ समय पहले की बात है, स्ट्रे डॉग्स को लेकर के, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन को बदल भी दिया। और आप इससे अवेयर हैं कि क्या था वो डिसीजन? जी सर, वो दिल्ली में उन्होंने ऐसा बोला था कि जितने भी केवल दिल्ली में? हाँ सर, दिल्ली के लिए था वैसे वो डिसीजन। मुझे कंफर्म है आप? हाँ सर। खैर आगे कंटिन्यू करिए। सर दिल्ली में ऐसा उन्होंने बोला था कि दिल्ली के जितने भी डॉग्स हैं उनको मतलब जो डॉग होम्स होते हैं वहाँ पे रखा जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, इम्यूनाइज किया जाएगा। बट लेटर ऑन उन्होंने फिर ऐसा मतलब, क्योंकि बहुत सारे इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे थे, सो इसीलिए उन्होंने उसे फिर चेंज करते हुए कहा कि जो पब्लिक एरियाज़ है जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस जैसे मॉल्स वगैरह हैं वहाँ से इन डॉग्स को हटाया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फेवर करती हैं, जो डॉग लवर्स जो कह रहे थे आप उस साइड से हैं? सर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही है, स्पेशली जो सेकेंड टाइम जो वर्डिक्ट आया है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है पब्लिक प्लेसेस पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, या फिर जो नॉर्मल पब्लिक होती है, तो डॉग बाइट्स के केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इवन बिहार में भी डॉग बाइट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं या किसी भी, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और इसके लिए ये डिसीजन अच्छा है कि पब्लिक प्लेसेस पे हम इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉग एक टेरिटोरियल एनिमल है, अगर उसको उसके लोकेशन से हटा करके कहीं और डाल दिया जाए तो रह ही नहीं पाएगा। क्या कोई और भी रास्ता था जिसको अपना करके जो ये डॉग बाइट की समस्या है उसको कम किया जा सके? जी सर, हम उन डॉग्स को वैक्सीनेट कर सकते हैं और फिर वापस से छोड़ सकते हैं, ताकि अगर वो बाई चांस बाइट भी करे तो रेबीज़ और ये जो बीमारी होती है वो स्प्रेड ना हो। ये बताइए कि चूँकि ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो ये अर्बन हीटलैंड, अर्बन हीट आइलैंड के बारे में सुना है आपने? ये टर्म सुना है आपने? जी सर। क्या होता है ये? सर अर्बन हीटलैंड इफेक्ट होता है। अर्बन हीट आइलैंड? हाँ, हीट आइलैंड इफेक्ट होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन अगर आप देखें तो हमारे आसपास के जितने भी लैंड्स होते हैं उन्हें हम लोग कंक्रीट के बना दे रहे हैं, सीमेंट के, कंक्रीट के, प्रॉपर इस टाइप के ब्लॉक्स बना दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वो जल्दी हीट अप होते हैं और जो हीट रेडिएट करते हैं इसकी वजह से उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं एक हीट का बबल बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? सर इसके प्रभाव को हम लोग पेड़ पौधे और लगा सकते हैं, हम टेरेस फार्मिंग और इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं ताकि हीट अब्जॉर्ब हो जाए।
ये क्लाइमेट चेंज जो है अभी हो रहा है, जी सर। क्या आपको लगता है इसके क्या रीजंस मेन हो सकते हैं? सर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा तो रीज़न है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारे ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहे हैं गैसेस के। फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल फ्यूल्स में आज से मिलियन ईयर्स अगो जिन्हें बरी कर दिया गया था, उसको हम निकाल के जला रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा सर मीथेन हो गया, वाटर वेपर का भी एक वाटर वेपर भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड का। ये और क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन बीइंग पर क्या असर है? सर ह्यूमन बीइंग पे काफ़ी ज़्यादा असर है। फॉर एग्जांपल हीट स्ट्रोक्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। और सर अल्टीमेटली ह्यूमंस जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं और बाकी सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, तो उनका लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहा है। क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं या फिर हीट से वो सूख जा रहे हैं, और बारिश पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से फिर अल्टीमेटली ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने आप फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, उसमें आपकी ये पढ़ाई कितना काम आएगी? सर जियोलॉजी जो है आपकी स्टडी जो है, जो पूरा जो है वही है, किस हद तक जो है आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्पफुल हो सकती है? सर ज़ूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि ये एक साइंस का स्ट्रीम है, तो एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है वो कहीं ना कहीं है, तो उससे मैं एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ सर मुझे ऐसा लगता है पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं उनको मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। और जैसे जो भी मतलब जैसे NFHS5 वगैरह के जो डेटाज आते हैं, माल न्यूट्रिशन हो गया या फिर अनीमिया है, तो इनको मैं और थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल कर सकती हूँ। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि हेल्पफुल रहेगा। बिहार में जो है अभी जो है बिहार के ग्रोथ में, प्रोग्रेस में कौन से फैक्टर्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? 3 मेजर फैक्टर्स जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर। सर सबसे पहला तो जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनका एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ताकि उससे बेहतर आउटकम निकल के आ सके, क्योंकि ग्राउंड पर बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। तो इसको अगर हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका आउटकम हम बढ़ा सकते हैं एफिशिएंट वे में। दूसरी चीज़ सर मुझे लग रहा है कि एजुकेशन पे हमें और काम करना चाहिए, एजुकेशन एंड स्किलिंग पर। तो इससे बिहार का और भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बिहार की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है। सो इस हिसाब से मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैप्चर करने के लिए उन्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग सर हेल्थ, अगर हमारा बिहार की जनता का हेल्थ अच्छा होगा तो अल्टीमेटली वो सारे स्फीयर में अच्छा करेंगे। एज एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर आप इसको किस तरह से इसको डील करेंगे कि क्या क्या आप करना चाहेंगे? सर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और स्कीम्स का, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? कैसे उसको जो है देखा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर, आप कैसे उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन? सर जैसे कोई भी स्कीम है तो उसका पहले मैं जानना चाहूँगी कि वो कहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही, जो भी बॉटल नेक्स है पहले उनको मैं समझना चाहूँगी, और उस पर हम रिपोर्ट बना सकते हैं, और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे बॉटल नेक्स को ख़त्म करने की या मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में बॉटलनेक्स क्या है? सर फॉर एग्जांपल कहीं पे जैसे अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड जैसे मान लीजिए कि मनरेगा की स्कीम है, मनरेगा स्कीम, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ बॉटलनेक्स है? सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये बॉटलनेक है कि जब मनरेगा की स्कीम हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसे कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहती है कि क्या करवाना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गड्ढे खुदवाए जाते हैं और फिर उन्हीं को भरवा दिया जाता है। तो कुछ मतलब जैसे प्रॉपर वर्क आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अच्छा ये काम है और ये लॉन्ग टर्म में आगे भी काम आने वाला है, तो कुछ यूज़फुल काम जो कि आगे तक काम आए, तो इस टाइप के अगर हम वर्क कराएंगे तो वर्क जो है प्रोडक्टिव रहेगा। हर विलेज लेवल पर जो है स्कीम बनाना जिसमें मनरेगा वर्कर्स यूज हो, ये किसका काम है? मुखिया का काम है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है? कौन करेगा?
प्रायोरिटीज किसी विलेज का कि यहाँ पर क्या वर्क होना चाहिए मनरेगा में, कि कौन तय करता है? सर मुखिया सरपंच करते हैं। हाँ तो उसमें आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे जो है उसको रेगुलेट करेंगे? सर मुझे से प्रॉपरली तो नहीं पता, बट जैसे उनसे मे भी कोऑर्डिनेट करके बातचीत करके प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है। ठीक। आपने हॉबी क्या बताया? सर मेरी हॉबी है टेबल टेनिस खेलना, और मुझे ट्रैवलिंग करना और हाइकिंग करना टेबल पसंद है। टेनिस में तो इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप हॉल से बाहर ऐसा क्या करती हैं कि अंदर जाके आपको काफी लगे कि नहीं मुझे ज्यादा समय नहीं लग रहा, एंड दे आर वर्किंग एक्सट्रीमली वेल? सर मतलब वो नेचुरली काफ़ी मतलब ऐसे रहता है, हैंड आई रिफ्लेक्सेस और सारी चीज़ें। जब हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो खेलते टाइम वो ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली आ जाती हैं चीज़ें। ग्लोबल साउथ के बारे में पता है? जी सर। क्या है? सर ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ एक 1983, सर मैं ईयर के बारे में श्योर नहीं हूँ, एक ब्रांडेड लाइन बनाई गई थी जो कि नॉर्थ की जो कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल यूएस और जो हमारे यूरोपियन नेशंस है यूके एंड ऑल, तो वहाँ से पास होते हुए चाइना का भी कुछ हिस्सा ऐसे ब्रांडेड लाइन जाती है। उससे ऊपर की जितनी कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में पड़ती हैं, और उससे नीचे की सारी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ भी का उस हिस्सा है। ग्लोबल साउथ में बाकी जितनी कंट्रीज हैं जो मेजर पावर्स हैं वो अपनी हेजेमनी बनाना क्यों चाह रहे हैं? सर क्योंकि ग्लोबल साउथ के रिसोर्सेज अभी तक मतलब अनएक्सप्लॉइटेड हैं, या फिर हमने उसे यूज़ नहीं किया है जितना उसके पास कैपेसिटी है। ग्लोबल साउथ में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं और सारी चीज़ें हैं, सो इसीलिए लोग। एक चीज मिस कर रही हैं इसमें। जी सर। आप एक चीज मिस कर रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट वर्ल्ड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी सर, मुझे भी ऐसे ठीक है। नहीं आ रहा। आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें आपने डीवाईएसपी नहीं डाला है, लेकिन आप ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंस के एग्जाम देते आ रही हैं, ऐसा क्यों? सर जैसे कि मैंने बताया कि मेडिकल एंड फिटनेस है, मेरे लेफ्ट आई में ऑप्टिक डिस्क पिट है, जिस कारण कुछ बहुत छोटा सा हिस्सा थोड़ा ब्लरी रहता है, जो कि स्पेक्टिकल से भी ठीक नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से वो थोड़ा मतलब अगर हम शूटिंग वगैरह करें तो इट्स नॉट सेफ। G20 इंडिया में कब हुआ था? सर 2023 में हुआ था। उसके कोई 3 आउटकम के बारे में बताइए। सर सबसे पहला तो हमने उस टाइम पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की थी। दूसरा हमने मिलेट्स को लेकर एक इंस्टीट्यूट हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया है। और थर्ड सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उस टाइम पे अफ्रीकन यूनियन का पार्टिसिपेशन हुआ था। ठीक है, आप जा सकती हैं, इंटरव्यू खत्म थैंक यू है। सो मच।